मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 संख्याओं से संबंधित नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझा। आज हम अध्याय 2 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को समझेंगे। तो देखिए, तो क्या है ये अपन पढ़ रहे हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक, इसको तक बोला जाएगा, और ये है लघुत्तम समापवर्त्य। बस इसमें इतना अंतर है, क्योंकि हम कभी कभी लघुत्तम समापवर्त को लघुत्तम समापवर्तक बोल जाते हैं, तो यह है समापवर्त बोलना है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। और ये लघुत्तम समापवर्त को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ इंग्लिश में तो फैक्टर और मल्टीपल अलग अलग है, लेकिन यहाँ हमारे समापवर्तक और समापवर्त ये थोड़े से एक जैसे होने के कारण हम उसको भी समापवर्तक बोल जाते हैं। तो ठीक है, इसका अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है महत्तम। महत्तम यानी क्या होता है? महत्तम यानी बड़ा बड़ा, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट। इसी प्रकार से लघुत्तम यानी छोटा। छोटा को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट, यानी छोटा। और यह है समाप, इसमें भी आया है समाप, और इसमें भी लघुत्तम में भी आया है समाप, दोनों में समाप। समाप यानी होता है समान। समान यानी उभयनिष्ठ। जो हमारे उभयनिष्ठ होते हैं अलग होते हैं, यानी एक समान होते हैं, और उसको अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, जो कॉमन यानी सभी में मिलते हों। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें है कि अपवर्तक। अपवर्तक ये होते हैं गुणनखंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर। तो ये जो गुणनखंड होते हैं ये क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, जैसे अपन मान लेते हैं 6, तो हम 6 के गुणनखंड देखें क्या क्या होते, किन किन में 6 टूटता है। तो वो संख्या होती है गुणनखंड कि जिन प्राकृत संख्याओं का इस संख्या में भाग चला जाए। तो किन संख्याओं का जाएगा? तो देखिए 1 का तो जाती है, तो हम 1 भी लिख लेंगे। 1, 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6, 3 का भी 3 दूनी 6, 4 का नहीं जाएगा। फिर इसके बाद 5 का भी 6 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 भी गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद 6 का चला जाएगा। बस इसके आगे हम लिख ही नहीं सकते। इसी प्रकार से अब है इसमें कि बड़ा, तो बड़ा क्या होगा इसमें? जैसे मान लीजिए इसमें 6 आ जाते हैं, 6 बड़ा हो जाएगा। जब हम मिलाएंगे सभी में, दोनों में और भी संख्या दी रहती हैं, तो आगे देखेंगे उसको। यहाँ देखिए अपवर्त्य। अपवर्त्य यानी होता है गुणज। गुणज क्या कहलाते हैं? गुणज कहलाते हैं जो हमारे पहाड़े में एक अंतर से हमें संख्या मिलती है, वो हमारे गुणज हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इस प्रकार से रहते ना। तो यदि हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि 3 के गुणज क्या होंगे, तो 3 के गुणज 3 का पहाड़ा लिख दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। इस प्रकार से ये जो गुणज रहते हैं अनंत रहते हैं, लास्ट तक चले जाते हैं, लेकिन हमारे गुणनखंड तो सीमित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये यानी लघुत्तम समापवर्त और ये महत्तम समापवर्तक, ये दोनों इस प्रकार से इनमें अंतर होता है। तो हम लिखते क्या है? जैसे हमने लिखा कि महत्तम समापवर्तक, तो हम इसको लिख जाते हैं मासा। इसको लिख देते हैं मासा, ऐसा मासा बना देते हैं हिंदी में। और लघुत्तम समापवर्तक को हम इसको लिख देते हैं लासा। लासा, ऐसा ला और सा। अब देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका HCF ये ले लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं HCF, और इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LC और M। इस प्रकार से ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गए, और ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए इनको HCF और LCM ऐसा इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम इनकी परिभाषा। तो परिभाषा से देखिए और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक को हमें कैसे निकालना है। देखिए महत्तम समापवर्तक
वर्तक यानी HCF, यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए इन संख्याओं का महत्तम, मासा बोलते हैं उनको, मासा महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूरी बार विभाजित हो जाती हैं। विभाजित यानी पूरी बार इनका भाग चला जाना चाहिए। उसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्त देखिए, लघुत्तम समापवर्त यानी LCM, इस LCM को हम क्या बोलते हैं? LCM को लासा बोलते हैं। तो दी गई संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो जब हम इनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालते हैं तो जो LCM निकलेगा वह यह दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं। तो यह हमारा होता है LCM। तो अब आइए हम इनको देखते हैं, प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से इनका हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इनको निकालते हैं। तो हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक को, देखते हैं प्रश्नावली 2। इस प्रश्नावली 2 में हमें ये निकालना है HCF यानी मासा और LCM यानी लासा, लघुत्तम समापवर्तक वर्त और महत्तम समापवर्तक वर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, ये हमें निकालना है। तो इसमें पहला प्रश्न देखें, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करो। ये संख्या दी गई है, इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF देखेंगे, इनमें हमें मालूम है कि F यानी फैक्टर यानी ये हमें गुणनखंड निकालना है। हमने पहले समझ लिया कि ये समापवर्तक यानी इनके गुणनखंड निकालना है इन संख्याओं के। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालते हैं। जैसे हमें पहले दिया है 84 के गुणनखंड देखिए। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जब हम गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं तो इनमें जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो जो अभाज्य संख्याएं हैं यह होती हैं, देखिए 2, यहां देख लीजिए अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 के बाद 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, ये 19, फिर इसके बाद 23। इस प्रकार से हमारी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं का हम इसमें भाग देते जाते हैं तो इनके जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है और इस संख्या का जब तक भाग देते जाना है जब तक इन संख्या हमारी, यहाँ देखिए ये हमने लिख दी कि ये हमारे अभाज्य संख्या होती हैं। इन अभाज्य संख्याओं में हम उस संख्या से भाग देते हैं जैसे सबसे छोटी होती है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 की हमें विभाजिता मालूम होनी चाहिए। 3 की विभाजिता, 5 की विभाजिता, 7 की विभाजिता, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 2 की विभाजिता क्या होती है? वे संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती हैं। इसी प्रकार से 3 की विभाजिता क्या होती है? 3 की विभाजिता होती है जिन संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाए। तो संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 84 लिखे, दोनों को जोड़ दो। 156 लिखे, तीनों को जोड़ दो। तो जो जोड़ आएगा उस जोड़ में 3 का भाग चला जाना चाहिए। तो 3 की विभाजिता है। 5 की विभाजिता क्या होती है? 5 की विभाजिता यदि जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो, बस ये 5 की विभाजिता हो जाती है। तो आइए इनको हम फिर देखते हैं गुणनखंडों को कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम इन सभी संख्याओं को यहाँ पे देखते हैं। हम इनका गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये 84 लिखा है तो यहाँ हमें क्या लिखा? पहले 84। तो 84 को लिख लेंगे।
84 के गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ देखें 84 में इकाई में 4 है, इसलिए 2 का भाग जाएगा, भाग देते जाना है। 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का फिर चला जाएगा क्योंकि इकाई में 2 है। तो देते जाना, जब तक भाग देना है जब तक कि हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 का फिर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 का भाग अब नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 1 आ गया, तो हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, तो यहाँ 3 का भाग जाएगा। 30 7 21। अब इसके बाद एक ही संख्या है 7, तो 7 का भाग दे देना, 7 एकम 7। ये 84 के गुणनखंड हो गए, 2 2 3 7। इनको हम यहाँ लिख भी लेंगे। यहाँ देखिए ये हमने लिख लिए 84। 84 के गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणे 2 गुणित 3 गुणित 7। ये हमने लिख लिए। इसी प्रकार से 156 के देखें, ये 156 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में 6 है, तो 2 2 7 14, बचेगी 1, 2 8 16। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, बचेगी 1, 18 हो जाएंगी, 2 इनाम 18। अब आ गया 39, तो 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे यहाँ पे 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब क्या आ जाएगा 13। अब 13 देखिए हमारी अभाज्य संख्या है, तो अब हम किसका 13 का दे देंगे 13, 13 एकम 13। ये 156 के गुणनखंड हो गए। 156 के निकले हमारे 2 गुणित 3 और गुणित 13। ये हमने लिख लिए। इसी प्रकार से 204 के देखिए, 204 इसके गुणनखंड देखें तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले क्योंकि इकाई में 4 है। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 का फिर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा तो अब इनको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 3 का भाग चला जाएगा। 3 3 एकम 3, बचेंगी 2, तो 30 7 21, 3 बार 17 बार गया, तो 7 और 1 8। अब 3 का नहीं जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारी संख्या 17 भी अभाज्य संख्या है, तो 17 का सीधा भाग दे देंगे, 17 एकम 17, और ये हमारे लास्ट में 1 आ गया। तो अब हम 204 के भी गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ देखिए 204 के गुणनखंड निकले 2 2 3 और 17। ये देखिए अब हमें क्या देखना है, समान यानी उभयनिष्ठ जो हमारे इन तीनों में हो, पहले तो हम उनको लिखेंगे। तो इसमें देखिए समान अपवर्तक, तो ये हमारा महत्तम है। तो इसमें हम देखते हैं समान कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए हमारे हैं समान अपवर्तक जो तीनों में हो। तो तीनों में देखिए समान कौन कौन से हैं, यहाँ देखें तो इसमें भी 2 मिल गया, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 आ रहा है। आगे देखें इसमें 1 2 और है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 और है। 3 देखिए इसमें 3 मिल गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये हमारे हो जाते हैं समान अपवर्तक। क्या निकाल लिए इनके, ये गुणनखंड हो गए समान। और समान को हमने देखा था कि जो समाप अपवर्तक लिखा है, समाप अपवर्तक समान, समाप यानी समान, या हमने लिखा था कामन यानी जो उभयनिष्ठ होते हैं, इन उभयनिष्ठ या कामन को सार्व भी बोलते हैं। सार्व गुणनखंड, गुणनखंड तो हमने देखा कि ये गुणनखंड होते हैं। कैसे होते हैं, सार्व, सार्व यानी भी समान होता है, सार्व गुणनखंड ये भी लिखते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे इनके सार्व गुणनखंड। यहाँ देखें सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या क्या मिले हमें, हमें मिल गए तीनों में 2 मिल जाएगा, 2 फिर से है और 3। तो ये जो हमारे 2 गुणित 2 गुणित 3 ये जो होगा यही हमारा इसका महत्तम समापवर्तक है। तो हम लिख देंगे HCF
सा HCF क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। इस प्रकार से ये जो 12 आ गया हमारा इनका महत्तम समापवर्तक है। और यदि हम 12 से इन संख्याओं में भाग देते हैं तो इनमें पूरी बार भाग चला जाएगा, जैसा कि हमने अभी परिभाषा में देखा था। तो ये है इनका HCF। इसकी ये प्रथम विधि है। देखिए हमने इसको निकाला है, ये इसकी प्रथम विधि है, फर्स्ट मेथड, ये प्रथम विधि है। तो इस पहली विधि से अब देखते हैं हम इसकी दूसरी विधि क्या होती है। देखिए दूसरी विधि है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। इस तो यहाँ जो हमारी भाग विधि होती है, भाग विधि से देखिए क्या करते हैं, या तो हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं या बड़ी संख्या से शुरू कर देते हैं। तो बड़ी संख्या से करेंगे तो हम छोटे की तरफ बढ़ते जाएंगे और छोटी से करेंगे तो बड़ी संख्या की तरफ। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से इनका भाग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने छोटी संख्या से ली तो हमारे 156 और 84 को, तो हम 84 का 156 में भाग लगा देंगे। तो भाग लगाइए 84 का। यहाँ हमें 84 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम एक आकलन बना लेते हैं। कैसा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे 15 में भाग देंगे तो ये तो छोटी संख्या होगी, तो हम तीनों संख्याओं को मिलाएंगे 156 को, 156 में 84 का भाग देंगे। तो अब यहाँ देखिए 84 है, यहाँ 156 है। तो इसके इकाई वाले अंक को थोड़े से मान लीजिए हम विलुप्त रखें, इसको 4 को भी और इसके 6 को। तो 8 का भाग देंगे 15 में, कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, ज्यादा होंगे, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ हम 1 लिख करके इस 84 में गुणा कर देते हैं। तो 1 का 84 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, ये 84 ही आएंगे। इस प्रकार से हमें इनका भाग बड़ी संख्याओं का देते जाना। तो अब इसको घटाइए, कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ 15, 5 में से नहीं घटेंगे तो 15, 15 में से 8 गए 7, ये हमारा 72 आ गया। और यह भाग भी हमें जब तक देना है जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ देखिए अब 72 आ गया। 72 हमारी जो संख्या है यह छोटी संख्या है 84 से, इसीलिए हम 72 को 84 में फिर से भाग लगा देंगे। जो हमारा पहले से भाजक था उस भाजक को हम यहाँ भाज्य के रूप में लिखते जाते हैं। ये हमारा भाज्य है और ये भाजक बन जाता है जो शेषफल है। तो यहाँ 72 का भाग भी हम एक ही बार दे पाएंगे। यहाँ 72 एकम 72, यहाँ घटा लीजिए, यहाँ मिल जाएंगी हमें 12। अब हम 12 का भाग किस में देंगे, 72 में। 72 को भाज्य बनाएंगे और 12 को जो शेष बना है बच्चा रहता है इसको हम भाजक बना लेते हैं। तो ये 72 में भाग लगाइए 12 का, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 छक्के 72, तो 12 ये 6 बार चला जाएगा। 6 का 12 में गुणा भी कर सकते हो तो ये 72 आ जाएगा। ये 72 आ गया। ये अब क्या करना, अब जो हमारी संख्या 12 है इस 12 का हमें 204 में भाग लगा देना, क्योंकि यहाँ शेषफल कुछ नहीं रहा। तो ये इन दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, इन दो संख्याओं का 84 और 156 का, ये जो हमारी संख्या 12 आ जाती है, जो भाजक बचता है लास्ट में, ये भाजक ही हमारा इसका महत्तम समापवर्तक होगा। और यदि आगे संख्याएं हैं तो हम इस जो लास्ट में हमारा महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का रहेगा, इसका हम आगे वाली संख्या में भाग लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 204 में अब भाग किसका लगाएंगे हम, जो हमारा यहाँ पे भाजक रहता है। तो अब 12 का भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 12 एकम 12 एक बार जाएगा। यहाँ 0 में से 2 यानी 8, 10 में से 2 घटाएंगे, 0 के माने 10, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 8। यहाँ कुछ नहीं, उतारेंगे 4 को। अब 12 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 12 सत्ते 84, 7 बार चला जाएगा 7, तो 12 सत्ते ये 84 आ गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक है तीनों संख्याओं का वह क्या रहा, 12 ही मिला। तो हम यहाँ लिख देंगे ये संख्याओं का मा-सा या HCF क्या निकला, यह निकला 12। तो इस प्रकार से यह भाग विधि, ये दूसरी विधि है इसी की। एक और है इसकी तीसरी विधि, उसको भी समझ लीजिए। संख्याओं को क्रमशः लिख लेना है, एक रो में
एक लाइन में इस प्रकार से जैसी हमारी लिखी है, ये 156 और यहाँ 204। तो अब हमें भाग ही विधि अपनाना है, इनको एक साथ में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि हम जब इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, जिस संख्या का भी भाग देंगे, यानी तीनों संख्याओं में जाना चाहिए। जो हमारी तीनों संख्याएं लिखी हैं तो हम उसी का भाग देंगे, नहीं तो हम आगे की संख्या का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए सभी के इकाई में ये 4, 6, 4 इस प्रकार से है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग हमने दिया तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 का भाग यहाँ चला गया। 2 का यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यहाँ भी चला गया। यहाँ 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4, ये यहाँ भी चला गया भाग। आगे देखें फिर से हमारे इसमें 2, 8, 2 मिले, यानी 2 का भाग फिर चला जाएगा। 2 का भाग हमें फिर से लगा देना है। तो यहाँ देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ देंगे भाग 2 3 6 और बचेगी 1, 2 इनाम 18, यहाँ दीजिए 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब हमारा 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो हम कौन सी संख्या का देंगे? 3 का देखेंगे। तो 3 को हम इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 9 3 12, 5 और 1 6। तो जो संख्याएं इनमें जोड़ने में आ रही हैं उनमें 3 का भाग जा रहा है, तो हम अब 3 का भाग दे देंगे। 3, यहाँ 3 लिखा, 30 आते 21, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6 होते हैं, तो एक ही बार देंगे। 3 एकम 3, बचेंगे 2, 30 आते 21। अब 3 का भाग देखिए नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 आ गया है, 7 में नहीं जाएगा तो फिर हमें नहीं देना है, यानी तीनों संख्याओं में जाना चाहिए। इसके बाद 13 का देखिए, तो अब 7 तो छोटी संख्या है, यानी अब किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमारे जो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 2 और 3, बस यही हमारी संख्या जो रहेंगी ये महत्तम समापवर्तक हैं। महत्तम मासा या लिखते हैं HCF। तो क्या हो जाएगा इनका 2 गुणित 2 गुणित 3, और हम यदि इनका गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12। हमें प्रत्येक विधि से यह 12 मिल जाता है, लेकिन हम इस जो हमारी ये भाग विधि है, इस विधि को हम बहुत कम अपनाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका बाद में भाग देने में दिक्कत होती है। तो जो हमारी लंबी वाली भाग विधि है उस विधि से हम ज्यादातर निकाल लेते हैं। तो यदि हमें छोटी संख्याएं दी गई हैं तो छोटी संख्याओं में ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है इससे महत्तम समावर्तक निकालने की। तो हम इससे भी छोटी संख्याओं का निकाल लेंगे, और बड़ी संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या में हम भाग विधि का ही उपयोग करेंगे। तो देखिए भाग विधि और इनकी निकालने की गुणनखंड विधियों को और सवालों को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हम फिर से इन्हीं का महत्तम समावर्तक निकालते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ये दी गई हैं हमें संख्याएं 16, 24 और 36। इनका हमें महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है। मासा बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं HCF। तो ये HCF भी लिखा आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, वही हमारा मासा है, तो हम इसको निकालेंगे। तो अभी हमने इसकी विधि देखी, गुणनखंड विधि। चलिए पहली विधि देखते हैं, गुणनखंड इनके कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा। हमने विभाजिता देख ली है, विभाजिता के नियम भी देखे। तो 2 का भाग लगाइए, 2 अट्ठे 16, जब तक देना जब तक कि 1 ना आ जाए शेष में। तो 2 चौके 8, 2 का फिर देंगे, 2 दूनी 4, 2 का फिर चला जाएगा, 2 एकम 2। तो ये हमारे 16 के गुणनखंड हुए। 16 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हमारे 16 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से 24 के देखें, 24 इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 का फिर से दीजिए, 2 3 6, 3 बार जाएगा, और इसके बाद 3 एकम 3, ये 24 के हो जाएंगे। 24 के गुणनखंड ये भी लिख लें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 24 के गुणनखंड होगी। अब हमारी संख्या 36 के गुणनखंड देखिए, यहाँ भी 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
फिर 2 का चला जाएगा, 2 नाम 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ये हमारे 36 के गुणनखंड होंगे। यहाँ 36 के गुणनखंडों को भी लिख लें क्रमशः, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये 36 के गुणनखंड हुए। अब हमें देखना है कि इनमें उभयनिष्ठ यानी सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं? सार्व गुणनखंड बोलते हैं। तो ये देखिए, इसमें मिला लीजिए, ये 2 आया है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जो हमारे तीनों में दिए रहते हैं वह हमें इनको निकाल लेना है। ये हमारे उभयनिष्ठ कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, 2 के बाद इसमें 2 हैं। अब इन दोनों में 3 आए हैं, तो अब हमें इसको नहीं लिखना है, मात्र हमारे 2 बस निकले हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, ये हमारे सार्व गुणनखंड हैं। इनको हम यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या निकले? ये हमारे निकले क्या? 2 गुणित 2, ये सार्व गुणनखंड है। तो फिर हमारा महत्तम समाप वर्तक यानी क्या? HCF। HCF क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ये हमारा 4 महत्तम समापवर्तक निकल आएगा। तो ये तो हुई हमारी गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से देखिए, तो अब हम देखते हैं इनको भाग विधि से। तो ये जो हमने लिखा है कि ये भाग विधि, इसमें भाग विधि 16 और 24 दिए गए हैं। तो हम 24 में 16 का भाग लगाएंगे। हम छोटी संख्या से लगा रहे हैं, बड़ी संख्या से भी लगा सकते हैं। ये हमारा 24 हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा 16 भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य और ये कहलाता है भाजक। भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। और यहाँ भागफल आ जाता है, तो 16 का भाग लगाइए। 16 एकम 16, एक ही बार जाएगा। 14 में से 6 8, 8 6 14। तो इस प्रकार से ये हमारा शेष 8 बच गया। जब यहाँ शेष संख्या बच जाती है तो हम इसको भाजक बना देते हैं इस प्रकार से। और जो हमारा भाजक रहता है इसको यहाँ भाज्य में यानी यहाँ भागफल में भाज्य में उतार लेते हैं। यहाँ 16 आ जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16। यहाँ क्या मिला? शेष। शेष कुछ नहीं मिला। तो जो हमारा ये भाजक है हम, तो अब हमारा इसका 8 में पूरी बार भाग चला गया है। तो ये जो हमारा भाजक है इन 2 संख्याओं का 16 और 24 का, ये जो भाजक 8 है इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब हमें एक संख्या और दी गई है तो अब उसको भी साथ में लेंगे। तो क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे भाजक है अब हम यहाँ इस संख्या 36 में भाग देंगे। इस प्रकार से ये देखिए 8 का भाग, 8 त्रिया 24, 8 चौके 32, 4 बार चला जाएगा। 8 चौके 32, 32 36 में से घटाइए तो कितने मिलेंगे? यहाँ 4 मिल जाएगा। 4 को, अब हमारा 4 शेष है तो 4 को हम क्या बनाएंगे? इसको भाजक बनाएंगे और 8 को यहाँ भाज्य के रूप में उतार लेंगे, ऐसा। तो 4 दूनी 8, ये इसमें भाग चला गया। तो अब हमारा जो भाजक लास्ट में बचता है यही हमारा तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? महत्तम समाप वर्तक। तब हम यहाँ लिखेंगे कि इन तीनों संख्याओं का महत्तम समाप वर्तक यानी HCF क्या निकला? ये 4 है। बस ये हमारा इसका उत्तर होगा। अब हम देखते हैं तीसरी विधि। हमारी छोटी संख्या है इसलिए हम तीसरी विधि का भी उपयोग करेंगे। तो देखिए, उसको भी देख लीजिए, वो सरल है। तो यदि छोटी संख्याएं आती हैं तो हमें उस छोटी विधि का भी उपयोग कर देना है। विधि में हमने क्या किया था? इन सभी संख्याओं को क्रमशः लाइन से लिख लेते हैं इस प्रकार से। 16, 24 और 36 ये लिख ली। अब हम तीनों संख्याओं में एक साथ भाग लगाते हैं। किस संख्या का लगाएंगे? सबसे पहले 2 का लगाएंगे, क्योंकि तीनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का 2 अट्ठे 16, 24 में दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 36 में 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग फिर से चला जाएगा, तो 2 का भाग फिर लगा देना है। 2 चौके 8, 2 छः 12 और 2 नाम 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हमें 3 के बाद 4 अब आगे देने नहीं, क्योंकि छोटी संख्या में नहीं जाता तो बड़ी संख्या का देना नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा इससे भी। तो हम इसका क्या लिखेंगे? महत्तम समाप वर्तक यानी HCF।
HCF क्या निकला इसका 2 गुणित 2 यानी 4। ये हमारा ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड होती है, तो इससे भी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक इस प्रकार से हमने महत्तम समापवर्तक निकालने की ये 3 विधियां देखी। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे जो हमारे प्रश्न और दिए गए हैं उनमें हमें लघुत्तम समापवर्तक को समझना है, सीखेंगे।